जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं आभास कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में। और देखिए, यूपी होम गार्ड हो या फिर कांस्टेबल हो या फिर दरोगा हो, और तीनों में ये जो स्पेशल टॉपिक पूछा जाता है मानवाधिकार का, और इस टॉपिक से अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। और मुझे दोस्तों ने बताया कि आप स्पेशल टॉपिक की भी क्लास बीच बीच में लीजिए। यूपी जीके के अलावा, यूपी जीके तो करवा ही रहा हूँ, उसके साथ साथ में जो स्पेशल टॉपिक हैं उनको भी मैं कवर कर देता हूँ। और मैं ये आशा करता हूँ आप लोग इस क्लास को अच्छे से करेंगे और जो क्वेश्चन हैं उनको नोट करिएगा। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है और इसमें आज कुल 25 प्रश्न होंगे, क्योंकि 20 जो प्रश्न थे उसमें इस क्लास की जो पूरी चीज़ें या इस टॉपिक की पूरी चीज़ें जो हैं वो कवर नहीं हो सकी थी, इसलिए मैंने 5 प्रश्न बढ़ा के इसको किया है। तो थोड़ा सा क्लास लंबी हो जाएगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। टॉपिक अच्छे से होना चाहिए, क्लास छोटी और बड़ी होती रहती है, ठीक है। तो देखिए, पहले क्वेश्चन पे आने से पहले हम लोग ये चीज़ समझते हैं कि जो मानवाधिकार रहते हैं, और मानवाधिकार किसे कहते हैं, तो मानवाधिकार वे बुनियादी अधिकार हैं और स्वतंत्रताएं हैं और जो व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होती हैं। क्योंकि ये देखिए, ये अधिकार जाति, लिंग, धर्म या देश के भेदभाव के बिना सभी के लिए समान है। और इसमें जो मुख्य अधिकारों को शामिल किया गया है वो कौन से हैं, वो जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है, और शिक्षा और अभिव्यक्ति की आज़ादी है, और शोषण और भेदभाव की से सुरक्षा है। और ये थोड़ा सा क्या था कि इस टॉपिक के बारे में मैंने बताया। और आइए अब देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो इस क्लास का पहला क्वेश्चन जो है वो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र ने कब अपनाया था। तो ये संयुक्त राष्ट्र ने इसको 10 दिसंबर 1945 को अपनाया था। और ये जो स्थान था कहाँ अपनाया गया था, तो स्थान जो था वैसे पेरिस 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 के पॉलिस डी सैलो में अपनाया गया था, में अपनाया, ठीक है। और इसमें जो कुल अनुच्छेद जो हैं, कुल अनुच्छेद तो कुल अनुच्छेद इसमें 30 हैं, ठीक है। इसमें 30 कुल अनुच्छेद हैं। देखिए, ये पेन का आज जो अच्छा नहीं लिख रहा है, तो मैं आज गांव पे हूँ और वहाँ से मैं ये क्लास अटेंड कर रहा हूँ। बाकी जो सिस्टम है मेरा वो वहाँ पे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे है। और तो यहाँ पे क्या है कि दूसरा सिस्टम है, जिसकी वजह से थोड़ा लिखते नहीं बन रहा अच्छा, क्योंकि नया नया ये सिस्टम है, इस पे क्लास ले रहा हूँ। तो आइए, इसका जो देखिए, इसके जो अध्यक्षता इसकी जो की थी वो एलनोर एलनोर रूजवेल्ट रूजवेल्ट ने एलनोर रूजवेल्ट ने इसकी अध्यक्षता की थी। और यह दुनिया का सबसे अधिक अनुवादित दस्तावेज, अनुवादित का मतलब समझ रहे हैं कि जैसे देखिए, आप लोगों ने सुना होगा कि कोई चीज़ इंग्लिश में कोई कुछ भी है तो उसका हिंदी अनुवाद या संस्कृत अनुवाद, तो उसी तरीके से ये जो दस्तावेज था इसका जो ये सबसे अधिक अनुवादित दस्तावेज था। और कितनी भाषाओं में इसको, तो 500 से भी अधिक भाषाओं में इसको अनुवादित किया गया था। 500 से अधिक अधिक भाषाओं में, ठीक है। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। देखिए, क्वेश्चन में अगर आता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग लिखा हो या फिर NHRC लिखा हो, ठीक है, तो यही शॉर्ट फॉर्म है इसकी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, ठीक है। तो इसको इसमें हो जाएगा कि ये 1993 में भी कब, 12 अक्टूबर 1993 है, ठीक है। ये मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम द्वारा इसकी जो
स्थापना हुई थी। और इसमें 2006 व 2019 में संशोधन हुए। ठीक है, 2006 व 2019 में संशोधन हुए। इसका मुख्यालय जो है, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। नई दिल्ली। अच्छा, नई दिल्ली में भी कहाँ है पता है? तो नई दिल्ली में भी इसका जो मुख्यालय है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे मानव अधिकार भवन, इसे मानव अधिकार भवन कहते हैं। ठीक है, तो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है, एनएचआरसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एनएचआरसी का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। और नई दिल्ली में भी कहाँ पे? तो ब्लॉक सी जीपीओ कॉम्प्लेक्स करके है, और वहाँ ये स्थित है। लिख देता हूँ, ब्लॉक सी। ठीक है, और देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति जी करते हैं। और देखिए, राष्ट्रपति जी करते तो हैं, लेकिन ये अपनी मर्जी से नहीं, और मर्जी से नहीं बल्कि उच्च स्तरीय जो सभा समिति रहती है उसकी सिफारिश के आधार पर करते हैं। और इस जो ये उच्च स्तरीय जो समिति रहती है, इसमें जो कुल सदस्य होते हैं, कुल सदस्य 6 रहते हैं। ठीक है, और 6 सदस्यों में कौन कौन है? तो पहले नंबर पे पीएम, ये अध्यक्ष रहते हैं। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि इंडिया में जो है वो राष्ट्रपति जी जो हैं वो नाम मात्र के प्रमुख रहते हैं। बाकी जो प्रमुख मुख्य रूप से रहते हैं वो पीएम ही रहते हैं। ठीक है, तो नंबर 2 में है लोकसभा अध्यक्ष। और नंबर 3 है केंद्रीय गृह मंत्री। नंबर 4 लोकसभा के विपक्ष के नेता। लोकसभा के विपक्ष के नेता जो रहते हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाता है। और 5 नंबर जो है वो राज्यसभा विपक्ष नेता। और नंबर 6 पे जो है वो राज्यसभा के उप सभापति रहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये समझ में आ गया होगा, और आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। कुछ भी पूछ सकता है, एग्जामिनर का मूड कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? तो राज्य मानवाधिकार जो आयोग का गठन है वो 7 अक्टूबर 2002 को हुआ था। ठीक है, 7 अक्टूबर 2002 को। देखता हूँ, थोड़ा पेन का कलर जो है चेंज करता हूँ, ये वाला रखते हैं। देखिए, हाँ, ये अच्छा चल रहा है। ठीक है, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष जो थे, ये जो थे वो एपी मिश्रा जी थे। ठीक है, तो नंबर जो 6 है, 2019 के संशोधन के बाद एनएचआरसी के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना है? तो एनएचआरसी के जो अध्यक्ष हैं उनका कार्यकाल कितना है? तो ये 3 वर्ष या 70 वर्ष। देखिए, 3 वर्ष या 70 वर्ष जहाँ पे लिखा होता है, थोड़ा सा गला बैठा हुआ है मेरा। देखिए, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो लिखा होता है, हम लोगों ने देखा होगा कि ये जो लिखा रहता है 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष। देखिए, इसके जो अध्यक्ष बनते हैं ज़्यादातर, मतलब उनकी एज जो रहती है वो ज़्यादा ही रहती है, तो कार्यकाल तो 3 वर्ष रहता है। लेकिन अगर मान लीजिए 2 वर्ष इनका कार्यकाल हुआ, ठीक है, और इनकी जो उम्र है, अध्यक्ष जी की जो उम्र है वो 70 वर्ष पूरी हो गई, और 2 साल इनको कार्यकाल के हुए हैं, तो 70 वर्ष अगर पूरी हो जाती है तो वहीं से ये रिटायर कर दिए जाते हैं। इसका मतलब ये रहता है, ये लिखा होता है यहाँ पे कि 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु में।
जो भी मतलब पूरी कर ले, जो भी पहले हो जाए उतने ही कार्यकाल रहता है। ठीक है। नंबर 7 है कि मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करते समय आयोग के पास किस कोर्ट की शक्तियां होती हैं? तो आयोग के पास जो शक्तियां होती हैं वो दीवानी न्यायालय की रहती हैं। दीवानी न्यायालय समझते हैं? सिविल कोर्ट। अच्छा, इनके पास कौन कौन सी शक्तियां रहती हैं? तो आइए एक तरफ से देख लेता हूँ। इनके पास जो शक्तियां रहती हैं वो समन समन जारी करना, समन जारी करने की, वही नहीं चलता है, लोग कहते हैं उनके नाम से सम्मन जारी हुआ है, सम्मन बोलते हैं, लेकिन इसका जो शुद्ध है वो समन रहता है। ठीक है। दस्तावेज मांगना, दस्तावेज मांगना, दस्तावेज ये मांग सकता है। और शपथ पत्र जो रहता है उस पे सबूत मांग सकता है। ठीक है। शपथ पत्र पर सबूत सबूत मांग सकता है। ठीक है। अब गवाह कौन है? गवाहों की जांच कर सकता है। और उसके बाद पूछताछ, पूछताछ की शक्ति होती है इस पे, इसके पास। ठीक है। और आइए देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मैंने पहले पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। ये 10 दिसंबर हो जाएगा। और 10 दिसंबर ये 1950 से मनाया जाता है। 10 दिसंबर 1950 से मनाया जाता है। ठीक है, जब इसकी घोषणा हुई थी। और 9 नंबर जो क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। और इसमें देखिए, NHRC के अध्यक्ष के चयन के लिए बनी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो चयन के लिए देखिए जो समिति बनती है उसके जो अध्यक्ष रहते हैं वो प्रधानमंत्री मतलब कि PM। हालांकि जो कि अगर देखा जाए तो इतने टाइम अगर इसके अध्यक्ष होंगे तो नरेंद्र मोदी जी होंगे। और आइए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में राज्य मानवाधिकार आयोग का उल्लेख है? तो देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग का जो उल्लेख है वो धारा 21 में है। और धारा 21 में जो इसके जो क्षेत्राधिकार है, तो क्षेत्राधिकार में जो राज्य आयोग के मतलब केवल उन्हीं मामलों की जांच कर सकता है ये जो संविधान की 7वीं अनुसूची की जो सूची 2 मतलब कि राज्य सूची और सूची 3 मतलब कि समवर्ती सूची के जो अंतर्गत आते हैं। और उन्हीं की ये जो वही जो इसके क्षेत्राधिकार में रहता है। ठीक है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता का अंत करता है? ये तो सभी को पता रहता है, ज़्यादातर ये अनुच्छेद याद रहता है हर किसी को। तो ये 17 हो जाएगा, अनुच्छेद 17। इसमें अस्पष्टता का अंत है। और क्वेश्चन नंबर जो 12 है, DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामला किससे संबंधित है? तो DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य जो मामला है वो गिरफ्तारी और हिरासत के नियम से संबंधित है। देखिए, जब पुलिस आपको गिरफ्तार करती है किसी भी मामले में, जब पुलिस आपको गिरफ्तार करती है और वही जो गिरफ्तारी और हिरासत के जब आपको लेके जाती है पुलिस, तो उसके जो नियम हैं, जो नियम कानून में लिखे हुए हैं, तो उससे संबंधित है। और इसमें मैं बता देता हूँ कि क्या है कि जो पहचान रहती है और मेमो तैयार करना, पुलिस मेमो तैयार करती है जब आपको मतलब करना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है इसमें और बताया गया है। हालांकि पुलिस जब आपको उठाती है तो ना मेमो तैयार करती है ना आपका परीक्षण कराती है और सीधा लेके जाते हैं, बाकी जो होना है वो होता है। बाकी सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार मतलब समझते हैं कि आपको जब गिरफ्तार करेगी पुलिस तो आपके घर वालों को या फिर आपके रिश्तेदार को या फिर आपके किसी भी करीबी को इसकी जो सूचना है वो देगी। और पुलिस डायरी में प्रविष्ट रहती है। पुलिस डायरी, पुलिस की एक डायरी रहती है, उसमें इसको पूरा नोट करेंगे। और
चिकित्सा जो परीक्षण मैंने बताया था अभी, वही जो डॉक्टरी परीक्षण जिसको बोलते हैं, जो चिकित्सीय परीक्षण कराएंगे। और वकील से मिलना, आपको जब पकड़ के ले जाएगा उसके बाद आप वकील से भी मिलने का आपको अधिकार है। और आपने अधिकार जानिए, जो भी आपके अधिकार हैं कम से कम इतना तो जानिए, अगर कोई पुलिस आपको पकड़ती है और आपके क्या क्या अधिकार हैं, और अगर आपके अधिकार जो हैं वो आपको नहीं मिलते हैं तो उसके लिए भी प्रावधान है संविधान में, ठीक है। तो आइए देखते हैं। एनएचआरसी 1 वर्ष से अधिक पुराने मामलों की जांच कर सकता है। बताइए, कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है, या केवल राष्ट्रपति के आदेश पर कर सकता है, या केवल राज्यपाल के आदेश पर कर सकता है। तो इसमें ये नहीं कर सकता है, ठीक है। और क्यों नहीं कर सकता है, तो एनएचआरसी की जो धारा 36 है, तो इसकी जो धारा 36 है, धारा 36 में लिखा हुआ है कि 1 वर्ष से पुराने मामले में जांच नहीं करेंगे। 1 वर्ष से अगर पुराना मामला है तो उसमें जांच नहीं की जाएगी, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एमनेस्टी, हम लोगों ने तो अभी शायद एमनेस्टी बस वही एक कॉलेज है, वही सुना हुआ, लेकिन एमनेस्टी जो इंटरनेशनल है उसका मुख्यालय जो है वो कहाँ है? तो उसका मुख्यालय लंदन में है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा मानवाधिकार संगठन है, ठीक है। और इसकी जो स्थापना भी लिख लीजिए, जुलाई 1961 में हुई, ठीक है। और देखिए, इस संगठन को और इसे नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। कब मिल चुका है? 1977 में, ठीक है। 77 में मिला। 1977 में इसको नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। इस जो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो संगठन है। और हिरासत में मौत का मतलब समझते हैं? पुलिस आपको ले गई, पुलिस ने आपको थाने में रखा और चौकी में रखा, जहाँ भी रखा, और वहाँ पे आपकी मौत हो गई, तो इसकी जो सूचना है आयोग को कितने समय में देना होगा? मतलब जो पुलिस है वो आयोग को इसकी सूचना कितने समय में देगी? तो 24 घंटे में इसकी सूचना आयोग को देनी पड़ेगी आपको। और कौन देगा? तो जो जिला मजिस्ट्रेट रहते हैं, जिला मजिस्ट्रेट या फिर पुलिस अधीक्षक मतलब कि एसपी साहब जी देंगे। और देखिए, इसमें भी क्या बताया गया है और क्या लिखा हुआ है, वो ये है कि पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है, मतलब कि पोस्टमार्टम जो है, तो उसकी जो पूरी वीडियोग्राफी होगी। और जांच रिपोर्ट जो रहती है, जांच रिपोर्ट जैसे कि पोस्टमार्टम हुआ और उसकी इन सब चीज़ों की जो जांच रिपोर्ट है, जांच रिपोर्ट जो है वो 2 महीने के अंदर एनएचआरसी को भेजी जाए, ठीक है। 2 महीने के अंदर एनएचआरसी को भेजी जाए, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एनएचआरसी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो एनएचआरसी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो रंगनाथ मिश्रा थे। और इनका जो कार्यकाल है, तो कार्यकाल जो रहेगा वो 12 अक्टूबर 1993 से 24 अक्टूबर 1996 रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये जो रंगनाथ मिश्र जी जो हैं वो भारत के 21वें सीजीआई थे, ठीक है। सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है।
बाल श्रम निषेध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो बाल श्रम जो निषेध है वो संविधान के अनुच्छेद 24 में। इसको आप लोग याद कैसे रखेंगे? तो 14-24 का मतलब है कि अनुच्छेद 24 में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो हैं उनको जोखिम भरे काम नहीं कराएंगे। जोखिम भरे काम का मतलब है कि पटाखा फैक्ट्री हुई और या फिर और भी जो ऐसे काम हैं उनमें इनको नहीं लगाएंगे। ठीक है। मानवाधिकारों की 3 पीढ़ियों का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसे 3 पीढ़ियों का जो सिद्धांत था वो कार्ल वासाक जो थे उन्होंने दिया था। तो ये कौन थे? ये कानूनी विशेषज्ञ थे। ठीक है। ये कहाँ के थे? तो ये थे फ्रांस, ये फ्रांसीसी थे। ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो ये मौलिक अधिकारों से जो भाग 3 संबंधित है और ये जो इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है। और इसमें अनुच्छेद जो हैं इसमें 12 से 35 तक इसमें अनुच्छेद शामिल किए गए हैं। और ये जो अनुच्छेद कहाँ से लिए गए हैं? तो ये अमेरिका से लिए गए। ठीक है। ये जो भाग 3 है मौलिक अधिकार जो हैं वो अमेरिका से लिए गए, अमेरिका से। ठीक है। और ये इसमें स्रोत लिख लीजिए, स्रोत लिए गए, तो ये स्रोत लिख लीजिए, स्रोत इनका जो है अमेरिका है। ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कानून के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो कानून के समक्ष जो समानता है उसका जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 में है, अनुच्छेद 14। ठीक है। और ये अनुच्छेद 14 जो है ये कानून के समक्ष जो समानता है इसे ब्रिटिश से लिया गया। और देखिए ये जो अनुच्छेद 15 है इसमें लिखा हुआ है कि भेदभाव से प्रतिषेध। और अनुच्छेद जो 16 है ये लोक नियोजन समझ रहे हैं? मतलब कि वही सरकारी जो नौकरी या फिर सरकारी जो अवसर रहते हैं उनमें लोक नियोजन में अवसर की समानता, कोई भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद जो 18 है उसमें लिखा हुआ है उपाधियों का अंत। ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो सशस्त्र बलों के मामले में आयोग की शक्ति कैसी है? तो सशस्त्र बलों के मामले में जो आयोग की शक्ति जो है वो केवल सिफारिशी और सीमित है। सिफारिशी और सीमित का मतलब क्या है कि ये जो आयोग, ये जो NHRC है, ये जो सशस्त्र बलों से अगर कोई मामला संबंधित होगा, सशस्त्र बलों से संबंधित जो भी मामला होगा उसमें ये सीधा जांच नहीं कर सकता। और इसमें ये परमिशन लेनी होगी या फिर इनके जो अधिकार हैं वो सीमित हैं। और ये किससे रिपोर्ट मांगेंगे? तो केंद्र सरकार से परमिशन लेंगे या केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांगेंगे इसकी। ठीक है। कि आपने क्या किया क्या नहीं इनके बारे में। क्वेश्चन नंबर जो 22 है, NHRC अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो NHRC जो अपनी वार्षिक रिपोर्ट सौंपता है वो राष्ट्रपति महोदय को सौंपता है। और इसका जो विवरण है वो धारा 20 में दिया गया है, धारा 20 में। क्वेश्चन नंबर 23 जो है और संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? हर किसी को पता रहता है, अनुच्छेद 32। तो अनुच्छेद 32 को जो संविधान की आत्मा कहा है वो BR अम्बेडकर जी ने कहा है। और इसी के साथ देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का किस अनुच्छेद में का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो इसका जो संरक्षण है वो अनुच्छेद 21 में है। और अनुच्छेद 21 में वही प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और इसी अनुच्छेद के तहत जो आता है वो सबसे खुशी की बात आप लोगों को बताना चाहूँगा
कि संविधान में इसके बारे में भी लिखा हुआ है कि आप लोग अपनी मनपसंद शादी कर सकते हैं। हालांकि घर वालों की ही पसंद की करिए, वही अच्छी बात है। अपनी पसंद वाली तो आजकल नहीं बन पा रहा किसी का सही सलामत हिसाब। घर वालों की पसंद से करिए। और आइए इसमें देखते हैं कि अनुच्छेद जो 20 है, तो अनुच्छेद 20 में है वो अपराधों के लिए दोष सिद्धि से के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 22 जो है, अनुच्छेद 22 में क्या है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण है। और पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को समझा भी चुका हूँ, बता भी चुका हूँ इसके बारे में। लिख लेते हैं यहाँ पे कि गिरफ्तारी और से संबंध संरक्षण। अनुच्छेद 19 में क्या है, तो वाक स्वतंत्रता, बोलने की आदि विषयक अधिकारों का संरक्षण। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने पदेन सदस्य होते हैं? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में जो पदेन सदस्य रहते हैं वो 7 रहते हैं। ठीक है, तो ये क्लास पूरी हुई। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। ये सभी क्वेश्चन आप लोग इस क्लास के जो शॉर्ट नोट्स हैं वो आप लोग बना लीजिएगा। और मैं ये आप लोगों को अभी से समझाना चाहता हूँ कि बहुत ही फ़ायदा मिलेगा इन एग्ज़ाम्स में, जिनमें कि ये मानवाधिकार टॉपिक आएगा, जैसे कि होमगार्ड हुआ, यूपी पुलिस हुआ और दरोगा हुआ। देखते हैं, ये क्लास आज की पूरी हुई और आप सभी को धन्यवाद।